हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का कल पेपर है और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये तीनों ही चैप्टर्स 8 मार्क के हैं और इसीलिए इनको पढ़ना हो जाता है बहुत ज्यादा जरूरी। इस शॉर्ट रैपिड रिवीजन के जरिए हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के आईएमपी क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट कोड्स। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियोस लगातार आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं यहाँ पर फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम की। इंपॉर्टेंट आंसर है, आंसर का नाम VFMN। जी हाँ, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट में V से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, F से फाइनेंशियल ईयर, F से फ्लो कॉन्सेप्ट और M से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, M से मनी वैल्यू, आखिर में N से नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोले तो FMN, F से 2, M से 2, N से 2। V से था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि नेशनल इनकम ये तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबका इनकम मिला के बनता है नेशनल इनकम। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, उसके बाद F से 2, M से 2 और N से 2, जिसमें फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि हर साल कैलकुलेशन होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट यानी चलता जाता है, ये कॉन्सेप्ट कभी रुकता नहीं है, प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बॉस, ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है। इसके अलावा मनी वैल्यूएशन हमेशा मॉनिटरी वैल्यू में ही एक्सप्रेस किया जाता है। नेशनल इनकम कभी किलो या लीटर में नहीं होती है, डॉलर्स और रुपीस में ही होती है। इसके अलावा नेट एग्रीगेट वैल्यू है बॉस, याद रखिए, इसमें डेप्रिसिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमने पैसे कमाए हैं, जो हमारी ही कमाई है, वो भी नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। तो पहला आंसर फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम VFMN। बात करें दोस्तों आगे तो थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एक फेमस क्वेश्चन है। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सारे डिफिकल्टीज को याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है तुस्सी VIP, तुस्सी VIP, तुस्सी VIP। 80 तुस्सी पियाएंगे लस्सी, तुस्सी VIP। जी हां, तुस्सी VIP में T से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट एक डिफिकल्टी है जो कि थियोरेटिकल तौर पर सामने आती है। इसके अलावा अनपेड सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। C से चेंजिंग प्राइस लेवल्स, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस हमेशा बढ़ते कम होते रहते हैं। V से वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि बहुत मुश्किल है निकालना सरकारी सर्विसेज का भाव। I से इलीगल इनकम, I से इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स और VIP का P है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो तुस्सी VIP में याद रखने का पहला ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स है, यानी स्कॉलरशिप, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशंस वगैरह, ये जो किसी का भाई किसी की जान है, किसी का इनकम किसी का एक्सपेंस है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद अनपेड सर्विसेज, लव और अफेक्शन, गिफ्ट, डोनेशन, हाउसवाइफ की सर्विस, ये सब जो है ये अनपेड सर्विसेज है और इनका भी समावेश हम नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। चेंजिंग प्राइस लेवल मैंने बताया, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, इलीगल इनकम, कोई इसका कच्चा चिट्ठा ही नहीं है काले धन का। इसके अलावा इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, वो भी उसी जगह कैलकुलेट होगा जहां पे प्रोडक्शन होता है। आखिर में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि जो मार्केट में पहुंचा ही नहीं भैया, तो उसका कैलकुलेशन कैसे नेशनल इनकम में हो सकता है। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज आल्सो थियोरेटिकल डिफिकल्टी इन नेशनल इनकम। तो C VIP के बाद अगले क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ें तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की बात करें तो आता है VIP CID, VIP CID, VIP CID। जी हां, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के अंदर याद रखिए दोस्तों कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, I से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, I से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, P से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ऑन ग्राउंड है, ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड है, ऑन पेपर नहीं। और इसीलिए VIP में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से इंटरमीडिएट गुड्स और सारे रॉ मटेरियल्स की काउंटिंग, गुड्स एंड कमोडिटीज की काउंटिंग होनी चाहिए। इलिटरेसी और इग्नोरेंस एक बड़ा प्रॉब्लम बनकर के सामने आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे से डेटा नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉपरली गुड्स को काउंट करें। आखिर में कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, आपने कुछ खरीदा था, आपका बहुत बड़ा एसेट था, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ी है या पर्टिकुलरली ईयर में कम हो गई है, तो उससे अपने को क्या लेना देना। वो तो यार जिस ईयर में खरीदा गया था उस ईयर के नेशनल इनकम में आएगा, अभी के प्रोडक्शन से उसका कोई वास्ता नहीं। इसीलिए कैपिटल गेन और लॉसेस को भी इग्नोर किया जाता है। ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बन जाती है नेशनल इनकम की। बात करें दोस्तों VIP CID में तो C से कैपिटल गेन्स और लॉसेस, उसके बाद I से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, D से डेप्रिसिएशन, D से डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और E से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। याद रखिए दोस्तों, यहां पर
डेप्रिसिएशन का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए डिफिकल्टी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन याद रखिए, किसान पूरे साल भर तो किसान खेती नहीं करता है, ऑफ सीजन में वो कुछ और भी बिजनेस करता है और उसकी वो इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती, तो क्लासिफिकेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। और नॉन मोनेटाइज सेक्टर आज भी है, कहीं ना कहीं बार्टर एक्सचेंज आज भी हो जाता है, स्पेशली गांव के अंदर किसान कई बार अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों को देकर आ जाता है और उनके बदले में दूसरे प्रोडक्ट्स लेकर आ जाता है, तो यहाँ गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन हो गया, पैसा तो आया ही नहीं। तो ऐसे सेक्टर की वजह से भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नेशनल इनकम में देखी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। दोस्तों 7वें चैप्टर में से आपको ये 3 क्वेश्चन तो करने ही है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम करना है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज करनी है। इसके अलावा दोस्तों जो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम है वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको आंसर शॉर्ट नोट्स में या आंसर इन ब्रीफ में वगैरह आ सकता है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 7। अब फटाक से देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है, यहां पर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और बजट्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो आंसर का नाम है सर डीजी। सर डीजी याद रखिए दोस्तों, ग्रोथ क्यों हो रहा है खर्चे का, क्यों हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, वो क्वेश्चन है और आंसर का नाम है सर डीजी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी बढ़ रही है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन बार बार लगातार लेने पड़ते हैं तो इसमें पैसा तो लगता है, खर्चा तो होता है, इसीलिए देयर इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, सर डीजी में आई से इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, आई से इन्फ्लेशन और आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 4 आई है बॉस। पहला, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के काम बढ़ चुके हैं इसीलिए सरकार का खर्चा बढ़ चुका है। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, भाई युद्ध नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन पीस टाइम में भी मिलिट्री के लिए खर्चा तो करना पड़ता है, उन्हें आधुनिक नए टेक्नोलॉजी और नए हथियारों से लैस करना पड़ता है, इसलिए डिफेंस पे खर्चा रेगुलर होता रहता है। बात करें इन्फ्लेशन, तो यार महंगाई की मार तो सबको खा रही है, इंडिविजुअल को भी और सरकार को भी, इसीलिए दोस्तों इन्फ्लेशन एक बड़ा रीजन है फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और आखिर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो याद रखिए यार विकास खाली खेतीबाड़ी से नहीं होगा, खेतीबाड़ी के साथ साथ हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी पैसे लगाने पड़ते हैं, ये भी एक कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने का। बात करें यहां पर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो बड़ा कारण है, आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और खर्चा भी बढ़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों, एनडीआरएफ की टीम बनाई गई है, कहीं पे भी दुर्घटना होती है तो वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हो जाते हैं, फटाफट से मदद की जाती है, तो ये कैसे होगा बिना पैसे के, होगा क्या, नहीं ना होगा, इसीलिए ये भी एक कारण है कि यार खर्चा सरकार का बढ़ रहा है। और आखिर में ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरों में यार सुविधाएं देनी पड़ती हैं, सरकार को रोड अच्छे बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, पानी प्रोवाइड करना पड़ता है और इसमें भी खर्चा लगता है। तो ये सारे थे रीजन, सर डीजी से आप ये रीजन याद रख सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस का, और यहां पर अपना शॉर्ट कोड है BFGFPS। क्या BFGFPS, क्या BFGFPS, याद रखिए दोस्तों BFGFPS के अंदर बी से बोरोइंग, ये सरकार का एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है, एफ से फीस और एफ से जी से गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशंस, एफ से फाइन्स एंड पेनल्टी, BFGF बोरोइंग, फीस, गिफ्ट ग्रांट डोनेशन और फाइन और पेनल्टी। पीएस के अंदर क्या है, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज और स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवीज। तो याद यही रखिए कि ये वो सोर्सेस हैं जो टैक्स के अलावा है। टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा मिलता ही है, लेकिन टैक्स के अलावा सरकार को बोरिंग से पैसा मिलता है, फीस लेती है एजुकेशन वगैरह की, उससे पैसा मिलता है, किसी गिफ्ट या ग्रांट या डोनेशन से पैसा सरकार को मिल जाता है, कभी रूल्स किसी ने तोड़े तो उसका फाइन और पेनल्टी में पैसा मिलता है, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स जो सरकार रेलवे की टिकट वगैरह बेचती है उससे सरकार को पैसा मिलता है, और स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवी की बात करें तो जब सरकार को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो स्पेशल असेसमेंट, और जो हानिकारक गुड्स है ना, तंबाकू, गुटखा, बियर वगैरह, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे स्पेशल लेवीज कहते हैं। तो ये थे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। बात करें दोस्तों इसी चैप्टर के आखिर की तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में यहां पर दोस्तों मेनली 4 टाइप के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आता है। यहां पर दोस्तों रेवेन्यू वाला जो एक्सपेंडिचर है ये कहीं ना कहीं जो है बार बार लगातार वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म का खर्चा है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर तरक्की के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा है, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जो करना पड़ रहा है, करना तो नहीं था लेकिन वॉर हो गया तो इसमें तो यार लोग दोनों ही तरफ खर्चा होता ही है, और इसीलिए ये किसी डेवलपमेंट
में नहीं लग रहा है, बस करना पड़ रहा है, इसके लिए खर्चा हो रहा है, तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आता है। दोस्तों इस चैप्टर में से आप बजट का क्वेश्चन भी जरूर कीजिए, क्योंकि बजट के क्वेश्चन में आपको बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट भी पूछा जा सकता है। तो ये था चैप्टर नंबर 8। आखिर में अगर बात करूं मैं चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 का भी मजेदार किस्सा है, और यहां पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात होती है। रोल ऑफ मनी मार्केट की बात करूं दोस्तों, तो आंसर है फ्लिप से ग्रोथ। क्या? फ्लिप से ग्रोथ। क्या? फ्लिप से ग्रोथ। याद रखिए दोस्तों, फ्लिप से ग्रोथ में ये हमारा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहां शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है एफ से, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फ्लिप से ग्रोथ में एस ई बोले तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, क्योंकि मनी मार्केट में थोड़े टाइम के लिए आते हैं, एक साल के लिए, और ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, यानी ये डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रेट करता है, जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतना फंड सप्लाई करता है, तो इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म करता है। इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, यानी पैसे के बदले पैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है, और कहीं ना कहीं जी से ग्रोथ ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एंड ट्रेड होता है मनी मार्केट की वजह से। तो फ्लिप से ग्रोथ। क्या? फ्लिप से ग्रोथ इज द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। बात करें दोस्तों आगे कैपिटल मार्केट की, तो IQ मॉप याद रखिए, क्योंकि ये रोल वाला क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो IQ मॉप में इंटीग्रेशन करता है, कैपिटल मार्केट क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है, क्विक वैल्यूएशन करता है, इसके अलावा मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। आपका बहुत टाइम के लिए पैसा कहीं पड़ा हुआ है ना, तो उसको अच्छे इस्तेमाल में लाता है, उसे ग्रो करने में मदद करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैपिटल मार्केट में आती है, और साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, आपको मालिकाना हक भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये था दोस्तों अपना कैपिटल मार्केट। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है यहाँ पे। CBI प्रो इसका कीवर्ड है, और बहुत सारे रिजर्व बैंक तो काम करता ही है दोस्तों। रिजर्व बैंक के कामों में सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व याद रखिए, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट याद रखिए, कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेटा याद रखिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। CBI में C से क्या था? 3 C थे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सी से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, सी से कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, बी से बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, क्योंकि सरकार की भी बैंक है आरबीआई, और जो कमर्शियल बैंक है, देना बैंक, लेना बैंक, यस बैंक, नो बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन सबकी तो बैंक है आरबीआई, और इसीलिए आई से इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स है। सीबीआई प्रो के अंदर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, और ओ से अदर फंक्शन। तो इस तरह से रिजर्व बैंक के काम आप याद रख सकते हैं। ये ओसी में भी पड़ा हुआ आंसर है वैसे, तो वो भी आप यहां पे लिखेंगे तो चलेगा। आखिर में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यार कमर्शियल बैंक करती क्या है? कमर्शियल बैंक दोस्तों एपीएसी, 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 एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले। क्या करती है बैंक? तो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, आप जैसे मेरे जैसे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लोन प्रोवाइड करती है पी से, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और आखिर में एंसिलरी फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। एंसिलरी फंक्शन में वो सेफ डिपॉजिट लॉकर देती है, कुछ अन्य फैसिलिटीज देती है, और क्रेडिट क्रिएशन में मनी का सर्कुलेशन करवाती है। इसीलिए ये हैं कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे आंसर्स आपको चैप्टर नंबर 9 के भी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट और प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट जरूर कीजिएगा। इन सभी शॉर्ट कोड से रिलेटेड आंसर्स के डिटेल वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको 12th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिल जाएंगे। आप 1.5x पर देख करके जरूर वहां से डेफिनेटली बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ नए हैं तो टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को जरूर जुड़ जाइए। वहां पर पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज आ रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के क्विज आ रहे हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी। ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।